चाहिए, आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। अदरवाइज अगर आपके लोड एक्सीड कर गए, लोड से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एक्सीड कर जाता है, मटेरियल उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, आपको उसको फेल हो जाएगा। तो ये जनरल ब्रॉड कॉन्सेप्ट था कि अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमारे पास समटाइम्स वेरिएशन है कि फॉर एग्जांपल हम एक बीम कंसीडर करते हैं, अगर वो बीम स्टील का है, उसके सेंटर के ऊपर हम एक लोडिंग अप्लाई करते हैं और हमारे पास एक मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट होती है, हम PL/4 उसकी मूवमेंट निकालते हैं। अब वही अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं या वही इंटेंसिटी जो एक स्टील बीम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वही इंटेंसिटी सिमिलर आपका जो है एक लकड़ी का बीम भी शो करा रहा हो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी काउंटर बैलेंस। अगर हमारा वहां पे लकड़ी का एक बीम है तो आउटर फोर्सेस भी उसी हिसाब से हमने चूज करना है। अगर स्टील का बीम है तो आउटर फोर्सेस जो है वो उसी हिसाब से हमने वहां पे प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद सेकंड चीज आती है व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कोलैप्स टू द यूजेबल स्टेट। कि बेसिकली हमारे पास आइडिया क्या था कि हम जो मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं उनकी अपनी एक रेजिस्टिंग एबिलिटी है। अब उस एबिलिटी के नजदीक या इक्वलेंट टू दैट एबिलिटी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा जो है उसको हो सकता है पियर कर ले, लेकिन वेरी क्लोज टू द फेल्यूर लिमिट को पहुंच रहा है, कोलैप्स स्टेट के बिल्कुल नजदीक है, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करके उसकी जो अल्टीमेट रेजिस्टिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं या उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यूजेबल स्टेट में आ जाता है। दैट फैक्टर बेसिकली इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके मजीद एस्पेक्ट्स क्या है? अनसर्टेनिटीज टू अप्लाई फोर्सेज और लोड्स। इन रियल लाइफ हमें कोई पता नहीं है कि आज जो है वो मौसम, आज जो है वो हालात कैसे हैं, कल जो है वो हालात डिफरेंट हो जाते हैं। आज हमारी क्लास के अंदर जो है वो 30 स्टूडेंट बैठे हैं, कल जो है वो 50 भी बैठ सकते हैं। आज इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमने जो है वो 3 स्टोरी 4 स्टोरी टोटल बिल्डिंग है, हम एडिशन में हो सकता है इसके ऊपर एक और स्टोरी बना दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो अनसर्टेनिटीज इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की शेप में भी आ सकते हैं, इन ह्यूमन मेड भी आ सकते हैं आर्टिफिशियली जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उन अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए, उनको फेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर को जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। द डिफ्लेक्शन शुड बी स्मॉल एट सर्विस लोडिंग कंडीशन। कि डिफ्लेक्शन जो अल्टीमेट आपकी सर्विस लोडिंग की वजह से जनरेट होती हैं, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से एक उसको मार्जिन प्रोवाइड किया। टू कवर अनसर्टेनिटीज इन मटेरियल स्ट्रेंथ। समटाइम्स हम मटेरियल से हायर एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, बाद में पता चला कि मटेरियल इटसेल्फ जो है वो अंदर से खोखला निकला या वीक निकला, तो वो भी हमारा कवर अप हो जाता है। कवर द पुअर वर्कमैनशिप, पुअर लेबर है, पुअर वर्कमैनशिप है, पुअर काम हुआ है साइड के ऊपर, तो छोटी मोटी जो फ्लॉज है उनको ये कवर कर सकता है। टू कवर द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द केस ऑफ थ्योरी इज नॉट फुली डेवलप्ड। कि थ्योरी क्या कहती थी कि मटेरियल का जो प्रेशर है बेसिकली इंटरनल प्रेशर्स एंड आउटर अप्लाइड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। इन दिस केस भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। To cover the natural disasters, the stresses produced during the fabrication and erection due to the storage of materials, movement of machineries, levels may be very high. Factor of safety may take care of these forces during construction. साइट के ऊपर आप काम करा रहे हो, हैवी मशीनरी यूज हो रही है, आप मेंबर्स को, हैवी मेंबर्स को, प्रिकास्ट मेंबर्स को उठा रहे हो, लगा रहे हो, कोई गिर जाता है मेंबर, तो इन दैट केस आल्सो our factor of safety plays an important role. Then we have a presence of residual stresses and stress concentration beyond the level theoretically expected. कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं मेंबर के अंदर और स्ट्रेस कंसंट्रेशंस हैं, उनको भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो एक मैनेज करता है या उनकी वजह से ये चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाती हैं। In case of allowable stress design method, the factor of safety is applied in the form of safety factor, while in the case of load resistance factor design method, it is applied in the form of overload factors and the resistance factor. कि पुराना जो मेथड था अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन जिसको हम कहते हैं, उस डिजाइन मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि जो लोड्स हैं उनके साथ हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते थे। लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड जो आया उसके अंदर हम 2 फैक्टर, एक ओवरलोड फैक्टर भी अप्लाई करते हैं जो कि लोड्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और दूसरा जो है वो आप एक रेजिस्टेंस फैक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि आपकी मटेरियल्स के साथ काम कर रहा होता है। Now we have nominal strength.
Nominal strength is defined as the strength of structure or component to resist load effects determined by using the given specifications, कि हम एक स्पेसिफिकेशन या इक्वेशन वगैरह यूज करके एक स्ट्रेंथ को जो डिजाइन स्ट्रेंथ थी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है नॉमिनल स्ट्रेंथ आ जाती है। नाउ लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड, जिसको हम मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज भी करते हैं। If the major part of factor of safety is applied on the service loads to get increased loads called ultimates of factor loads, and the material strengths are divided by the minor remaining component of factor of safety, the design method is called load and resistance factor design method or ultimate design method or limit state design method। अब इस मेथड के अंदर जो है क्या होता है कि हम अलोएबल या वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्टली जो लोड्स है उनके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि जो है वो लोडिंग की ओरिजिनल जो कैपेसिटी है वो दूसरी रहे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से जो अचीव कैपेसिटी हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे। लेकिन वहां पे एक ड्रॉबैक क्या था कि स्ट्रक्चर जो है वो अनइकोनॉमिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता था, हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता था स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा है सिर्फ इनटू द इलास्टिक रीजन। लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर था उसके अंदर दो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए। एक फैक्टर जो है वो अल्टीमेट लोड्स के साथ इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है या अल्टीमेट जो मेजर लोड्स एक्ट कर रहे हैं उनको हमने इंक्रीज कर दिया, और दूसरा जो मटेरियल स्टेट्स है उनके साथ भी थोड़ा सा फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मटेरियल्स की स्ट्रेंथ से हमने थोड़ी सी कम कंसीडर करके डिजाइन के अंदर यूज की, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों तरफ से डिफरेंट मार्जिन आ गए और इनकी वजह से इस मेथड को जो है वो लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड कहा जाता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी by which any load is increased for load and resistance factor is called overload factor, and the reciprocal factor of safety is known as a resistance factor। वही चीजें दो फैक्टर्स हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि दो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ओवरलोड फैक्टर भी कहते हैं और जो रेजिस्टेंस फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के साथ उसको हम रेजिस्टेंस फैक्टर भी कहते हैं। Limit state is defined as the limiting stage in the loading after which the structure cannot fulfill its intended function due to strength or serviceability condition। कि इस दूसरा लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर मेथड जो है वो लिमिटिंग स्टेज मेथड के हिसाब से काम कर रहा है, इसको हम मजीद आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। लिमिट स्टेट बेसिकली वो एक स्टेट कहलाती है जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली फॉर द होल डिजाइन लाइफ इट विल बी इंटेंडेड फंक्शन अपना एक परफॉर्म करे, अपना जो पर्पस है उसका वो एक पर्पस उसका अचीव हो कि जिस पर्पस के लिए वो स्ट्रक्चर बनाया गया अगर वो पर्पस अपना पूरा कर रहा है फॉर द होल डिजाइन लाइफ इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चर इन द लिमिट स्टेट कंडीशन। अब लिमिटिंग स्टेज के मजीद दो क्राइटेरिया आते हैं, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया आ जाते हैं, दूसरा जो है वो सर्विसिबिलिटी कंडीशंस आ जाती हैं। अब इनको जो है वो मजीद आके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर किस तरह से मूव करता है और सर्विसिबिलिटी कंडीशन के अंदर किस तरह से मूव करता है। नाउ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर लोड्स इज परफॉर्म कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर टू बी विद इन द इलास्टिक रेंज। कि प्रीवियसली हम जो स्ट्रक्चर एनालाइज करते थे उनके अंदर हमारा जो मेजर पर्सपेक्टिव या कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रक्चर मस्ट बी एनालाइज्ड विद इन द इलास्टिक रेंज। However, inelastic behavior, ultimate failure modes, and redistribution of forces after elastic range are considered in this method। कि पहले जो allowable method था, allowable stress design method था, उसके अंदर हम structure को treat करते थे only in the elastic region। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता होगी। इलास्टिक डिफॉर्मेशन बेसिकली वो एक लेवल ऑफ स्ट्रेन है जहां तक आपका मटेरियल जो है फॉलो करता है हुक्स लॉ की पॉलिसी को। हुक्स लॉ यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के साथ मटेरियल के अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आई, जैसे ही प्रेशर या फोर्सेस रिमूव हुए मटेरियल वापस ओरिजिनल अपनी पोजीशन में आ जाता है। दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक रेंज के अंदर जब हम प्ले करते हैं तो मटेरियल बेसिकली हमारा या जो मेथड यूज होता था उस रेंज के लिए दैट मेथड वाज एन अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड, उसमें भी आते हैं। लेकिन ये मेथड बेसिकली आपका इनइलास्टिक बिहेवियर को भी फोकस करता है जिसमें अल्टीमेट फेलियर मोड्स भी आ जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस भी आ जाती हैं। एंड आफ्टर द इलास्टिक रेंज दिस मेथड वाज अडॉप्टेड।
दिस इज मोर रियलिस्टिक डिजाइन एज कम्पेयर टू द ओल्ड अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड, जो कि आपका इलास्टिक लीनियर या इलास्टिक बिहेवियर के अंदर काम करते थे, स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते थे। यहाँ पे आपके पास जो है वो मोस्ट एडवांस चीजें, मजीद आप इन इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर के अंदर चले गए, प्लास्टिक स्टेज के अंदर चले गए। देन अगेन वही नॉमिनल स्ट्रेंथ्स हैं, नॉमिनल स्ट्रेंथ्स हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ्स हैं। नॉमिनल स्ट्रेंथ्स को आप एक रेजिस्टेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो एक डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसको हम पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ भी कहते हैं। उसके लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो हेंस द डिजाइन इक्वेशन इन द केस ऑफ LRFT reduces the following equation as ultimate strength must be less than equals to आपका रेजिस्टेंस फैक्टर इनटू द नॉमिनल स्ट्रेंथ। नॉमिनल स्ट्रेंथ को आप रिड्यूस करके कंसीडर करके उसकी ओरिजिनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो आपने स्किप कर दी, उसके साथ आपने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया रेजिस्टेंस फैक्टर का, जिससे मटेरियल की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। हम डिजाइन में उसको कम कंसीडर करके डिजाइन करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LRFT मेथड? एडवांटेजेस क्या हैं कि LRFT method basically is another tool of steel design which provides flexibility of options to the designer in selecting the design methodology। के ये एक alternate method है जो कि latest method भी आप कह सकते हैं कि recently जो है वो few decades back ये introduce हुआ है। उसके पहले जो है हमारा अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड था, जो एक अल्टरनेट अप्रोच आ गई, दूसरी अप्रोच आ गई, हमारे पास चॉइसेस आ गई कि हम किस रेंज के अंदर स्टील को या स्ट्रक्चर को डिजाइन करने लगे हैं। LRFT becomes economical, और जो आपका एसडी मेथड था वो बेसिकली जो है एक एक्सपेंसिव मेथड था। LRFT बेसिकली जो है इकोनॉमिकल मेथड था, क्योंकि उस मेथड के अंदर हम स्ट्रक्चर को ट्रीट करते थे इनटू द इलास्टिक रीजन। एंड LRFT बेसिकली क्या कंसीडर कर रहा है, इट टेक्स इनटू द अकाउंट द बिहेवियर एट द कोलैप्स स्टेज, कि अप टू फेल्यूर आप उसको कंसीडर कर सकते हो, कोलैप्स स्टेज तक, इंक्लूडिंग द डक्टिलिटी, वार्निंग बिफोर द फेल्यूर, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन। यानी कि हम जब एक स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व बनाते हैं, उनको भी मजीद आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के अंदर जब हमारा एक अलोवेबल स्ट्रेस के अंदर मेंबर काम कर रहा था, उसको हमने अलोवेबल स्ट्रेस मेथड कह दिया। लेकिन इस मेथड के अंदर हम मजीद आगे उसका जो प्लास्टिक रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन है, उसको हम कवर कर रहे होते हैं। Plastic design concepts may conventionally be employed in the LRFT method. Every type of load may be given a different factor of safety depending upon its probability of overloading। अलोवेबल स्ट्रेस मेथड के अंदर एक नॉर्मल जो है